In the last 3 videos, I had covered polynomial. And basically, I had taken the theory and exercises of NCERT book for class 9th for mathematics. And within that, I had chosen the second chapter of polynomial. So basically, in this chapter, they have covered only polynomials in one variable. And what is variable? Variable is denoted by a symbol that can take any real value. We use the letters X, Y, Z, etc. to denote variable. तो देखिए पिछले 3 वीडियो में मैंने पॉलिनोमियल चैप्टर जो कि एनसीईआरटी की 9th क्लास की गणित की जो किताब है का जो सेकंड चैप्टर है वो पॉलिनोमियल्स का है, उससे मैंने ये 3 वीडियो की थ्योरी और एक्सरसाइजेस पे बनाया था और लगभग 3 एक्सरसाइजेस उसमें मैंने कवर की थी और उसकी जो थ्योरी है वो कवर की। अब मैं चौथा वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस चौथे वीडियो में मैं एक बार जो थ्योरी हमने अभी तक पढ़ी है वो रिवाइज कराऊंगा और इसके बाद थर्ड एक्सरसाइज जो थोड़ी सी छूट गई थी उसको पूरा कराऊंगा, उसके बाद आगे एक्सरसाइजेस कराऊंगा। If you like our video, please subscribe our channel so that you can get benefited by the coming videos. And please share our channel with your family and friends so that they can also get benefited by our channel. Thank you. अगर आपको हमारा चैनल पसंद आता है और हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे वीडियोस से फायदा उठा सकें। थैंक यू। तो 9th क्लास में पॉलिनोमियल का ये जो चैप्टर लिया गया है ये एक वेरिएबल पे या एक चर पर आधारित है। वेरिएबल या चर वो सिंबल होता है, यानी वो कोई भी अक्षर हो सकता है, हिंदी का हो सकता है, अंग्रेजी का हो सकता है, किसी भी भाषा में ले सकते हैं। और आमतौर पे देखा ये गया है कि ये जो हम लेते हैं तो इंग्लिश की जो आखिरी अल्फाबेट है यानी आखिर के जो अक्षर हैं उनमें से कोई अक्षर लेते हैं। और वेरिएबल का मतलब यह है कि इसकी वैल्यू बदल सकती है, इसका मान बदल सकता है। जैसे हमने एक्स वाई या जेड लिया तो इसका मान कुछ भी हो सकता है, ये फिक्स नहीं होता है। जो फिक्स होता है उसे हम कांस्टेंट कहते हैं। तो पॉलिनोमियल में दो तरह की ही वैल्यूज होती हैं, एक तो वेरिएबल यानी जो चर संख्या से बना हुआ होता है और दूसरा अचर यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल दो तरह के टर्म इसमें जनरली मिलेंगे। सो एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, the beginning letters of the English alphabet are represented by constants and the last few letters of the English alphabet are represented by variables. So AX is the simplest form of a polynomial, and the difference between letters denoting a constant and a letter denoting a variable is that the value of the constants remain the same throughout a particular situation. यानी जैसे कि हमने यहाँ पे एक सिंपल ये पॉलिनोमियल लिया ax, इसमें दो हमने टर्म लिए हैं a और x। a एक कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, क्योंकि अभी जैसे मैंने बताया था शुरू के जो अक्षर हैं इंग्लिश अल्फाबेट के वो कांस्टेंट लिए जाते हैं और जो आखिर के हैं उनको हम वेरिएबल से दर्शाते हैं।
तो अब कांस्टेंट और वेरिएबल का फर्क क्या है कि कांस्टेंट जो है वो किसी ऑपरेशन में या किसी सिचुएशन में उसकी वैल्यू फिक्स रहती है, बदलती नहीं है। और वेरिएबल की वैल्यू जो है वो बदल सकती है, उसका कोई भी मान हो सकता है। तो इस तरह से द वैल्यूज ऑफ द कांस्टेंट्स डू नॉट चेंज इन ए गिवन प्रॉब्लम। तो कोई भी प्रॉब्लम अगर दी गई है आपको, तो उसमें कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, बट द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल कैन कीप चेंज। लेकिन जो वेरिएबल है उसका मान कुछ भी हो सकता है, कंडीशंस के हिसाब से बदलता रहता है। सो इन द पॉलिनोमियल x square plus 2x, the expressions x square and 2x are called the term। तो किसी भी पॉलिनोमियल में जैसे कि यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो ये एक्स स्क्वायर और 2x जो है, एक्स स्क्वायर और 2x ये टर्म कहलाते हैं और हिंदी में से पद कहते हैं। तो सिमिलरली द पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 हैज तीन टर्म। इसमें देखिए तीन पद हैं या तीन टर्म है, 3y स्क्वायर, 5y एंड 7 आर दी टर्म्स ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो ये तीन पद हैं जो कि पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7 के हैं। So can you write the terms of the polynomial minus x cube plus 4x square plus 7x minus 2? This polynomial has four terms, namely minus x cube plus 4x square plus 7x and minus 2. तो ये चार जो हैं इसके पद हैं इस पॉलिनोमियल के, जो पॉलिनोमियल दिया हुआ है इसके ये चार अलग अलग पद हैं। तो इसमें ये 4, 7 और -2 और यहाँ पे -1 ये सब जो है ये क्या है, कॉन्स्टेंट्स, अचर संख्या है। और एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स ये सब चर संख्या यानी वेरिएबल्स। तो another name for a constant is coefficient. So each term of a polynomial has a coefficient. तो पॉलिनोमियल का हर पद जो है उसके अंदर जो अचर संख्या है उसे हम कोफिशिएंट भी कहते हैं। और हर पद में एक कोफिशिएंट जरूर होता है और एक चर होता है, ठीक है। तो सो इन एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2 द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इज माइनस। तो देखिए यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया है माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2, तो इसके अंदर माइनस एक्स क्यूब जो है, अब इसमें जो वेरिएबल है वो एक्स क्यूब है और जो कांस्टेंट है वो -1 है। तो ये एक्स क्यूब का एक कोफिशिएंट कहलाएगा, ये -1। एंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 4 और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 4 कहलाएगा। इसी तरह 7x जो है इसमें ये 7 जो है ये कोफिशिएंट कहलाएगा और ये वेरिएबल कहलाएगा। अब यहाँ पे -2 दे रखा है, ये कोफिशिएंट है यानी कांस्टेंट है, लेकिन ये कोफिशिएंट किसका है? यहाँ पे कोई चर तो लिखा नहीं है। तो ऐसे केस में चर जो है वो यहाँ पे जैसे एक्स वेरिएबल ले रहे थे, तो x टू द पावर 0 यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ कुछ नहीं है क्योंकि x टू द पावर 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, इसकी वैल्यू 1।
तो यहाँ पे -2 का जो कोफिशिएंट है दैट कैन बी x टू द पावर 0, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए मैंने लिखा है रिमेंबर एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ पे आखिरी टर्म जो है ये कांस्टेंट है और इसके साथ कोई चर नहीं है, तो यहाँ पे चर छुपा हुआ है, वो क्या है, एक्स टू द पावर 0। डू यू नो द कोफिशिएंट ऑफ x in x square minus x plus 7 is minus, right? And 2 is also a polynomial. So in fact 2, -5, 7, etc. are examples of constants of a polynomial, and these are known as coefficients. तो इस तरह से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 भी एक पॉलिनोमियल होगा जिसमें जो कोफिशिएंट्स हैं, अब यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, एक्स के साथ -1 होगा, और ये 7 खुद ही एक कोफिशिएंट है, और इसमें वेरिएबल क्या होगा, एक्स टू द पावर 2। तो एनी नंबर्स लाइक 2, -5, 7, etc. are examples of constant polynomial। यानी अगर खाली आपको 2, -5 और 7 दिया है और आप कहें कि ये पॉलिनोमियल नहीं है, तो ऐसा नहीं, ये भी पॉलिनोमियल, लेकिन ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दैट मींस द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0 is called the zero polynomial. This plays a very important role in the collection of all polynomials, as you will see in the diagram. तो देखिए ये जो हमने यहाँ पे बताया कि जीरो भी एक पॉलिनोमियल है जिसे हम जीरो पॉलिनोमियल कहते हैं, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे। Now just consider some algebraic expressions such as x plus 1 upon x. Here 1 upon x. So you can say that the power of this x is 1, but no. This is 1 upon x, and 1 upon x is equal to x to the power minus. So the power of this variable will be negative. So this polynomial will not be a polynomial. Sorry, this term will not be a polynomial. Similarly, this is under root x. Under root x is equal to x to the power 1 by 2. This is a fraction. So this is also not a polynomial. And in this case, the third root of y, that means y to the power 1 upon 3. So this is again not a whole number. 1 upon 3. 1 upon 3 is not a whole number. Therefore, it is a fraction. Therefore, this algebraic expression is not a polynomial. So these kind of expressions are not polynomial because they contain either fraction or negative numbers in powers of the variable. तो यहाँ पे जैसा कि आप देख रहे हैं x प्लस 1 अपान एक्स, तो यहाँ पे 1 अपान एक्स है, देखने में तो लगता है x की घात जो है 1 है, लेकिन ये 1 अपान एक्स है। इसको अगर हम ऊपर लेके जाएंगे तो x टू द पावर -1 हो जाएगा, और -1 जो है नेगेटिव नंबर है, तो घात जो है किसी भी चर की वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और फ्रैक्शन भिन्न नहीं होना चाहिए या रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह के जो पद हैं या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं होंगे। इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट एक्स दिया, अंडर रूट एक्स का मतलब है एक्स टू द पावर हाफ, एक्स की घात 1/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहाँ ये तीसरी
मूल है y का, यानी y टू दी पावर 1/3। तो यहाँ पे 1/3 जो पावर है वो फ्रैक्शन है, यानी रेशनल नंबर है, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। If these kind of algebraic expressions are given, these are polynomials, because here the power is 2, 1, 0. And in this case, 3 and 0. And in this case, 3, 1, 0. In this case, 0, 1, 2, 5. So all these are polynomials. तो यहाँ पे देखिए कुछ उदाहरण दिए गए हैं जो कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। तो यहाँ पे साफ हमें नजर आ रहा है कि यहाँ घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0। तो ये पॉलिनोमियल होगा। इसी तरह यहाँ पे 3 है, यहाँ 0 है, यहाँ 3, 1, 0, यहाँ 0, 1, 2, 5। तो ये सारे ही क्या है, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये चीज क्लियर कर लीजिए। पॉलिनोमियल में पावर ऑफ वेरिएबल जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि दिस शुड बी ए होल नंबर। 0 से लेके इंफिनिटी तक कोई भी नंबर जो है वो घात में हो सकता है, अगर है तब ये पॉलिनोमियल का, वरना। लेकिन अगर वो नेगेटिव है या फ्रैक्शन या रेशनल नंबर में है तो नहीं होगा। तो किसी पॉलिनोमियल में देखिए अगर इस तरह से ये पद दिए हुए हैं 2x 2 5x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर y टू द पावर 4, तो ये सब पॉलिनोमियल हैं जो कि एक एक पद है। तो ऐसे पॉलिनोमियल को जिसमें एक पद होता है उसे हम मोनोमियल कहते हैं, और ऐसे पद जिसमें सॉरी ऐसे पॉलिनोमियल जिसमें दो पद हैं इसे हम बाइनोमियल कहते हैं। अगर 3 होंगे तो ट्राइनोमियल कहेंगे। इस तरह से इनका नाम बदलता जाता है। तो ये सारे उदाहरण जो हैं ये ऐसा बाइनोमियल जिसमें दो टर्म हो उसे हम बाइनोमियल कह सकते हैं। जिसमें एक होगा उसे हम मोनोमियल कह सकते हैं। तो these are some polynomials. So how will you find what is the degree of this polynomial? So degree is the highest power of the variable in the given polynomial. For example, in this case, x to the power 2. So 2 is the highest power of the variable. So the degree will be 2 in this case. Similarly, in this case, it will also be 2. इसमें भी 2 होगा, and this is 4. So the highest power is 4. देखिए यहाँ पे 4 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं, तो इसमें जो चर संख्या है उसकी जो सबसे बड़ी घात होती है उसी को डिग्री कहते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे बड़ी घात 2 है, यहाँ डिग्री 2 होगी। यहाँ पे भी सबसे बड़ी घात जो है 2 है, तो यहाँ पे भी डिग्री 2 होगी, यहाँ पे भी 2 होगी। लेकिन इस केस में यहाँ y की पावर जो है 4 है, यानी सबसे बड़ी घात 4 है, तो यहाँ डिग्री 4। Zeros of a polynomial. The value of the variable in a polynomial at which the polynomial becomes 0 is the zero of the polynomial. तो किसी पॉलिनोमियल का 0 क्या होता है, उसके चर का वो मान जिसके लिए पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए उसे उसका 0 कहते हैं। So if you have to find out the 0 of the polynomial, then you have to put 0 against the polynomial and then find out the value of the variable. That will be the 0 of the polynomial. For example, -5 is the 0 of
the polynomial x plus 5, because if we put minus 5 in this place, the polynomial will become 3. तो यहाँ पे जैसा कि हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे इस पॉलिनोमियल का 0 पूछा गया था, तो ऐसे केस में क्या करते हैं कि सीधा पॉलिनोमियल के बराबर 0 रख दीजिए और चर को लेफ्ट साइड में रखा रहने दीजिए और जो कि अचर संख्या है उन्हें सीधे तरफ ले जाइए, जैसे यहाँ हमने किया x इज इक्वल टू 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 क्या हो जाएगा, माइनस 5 हो जाएगा। ये माइनस 5 जो वैल्यू आई इस चर की, यही उसका 0 कहलाएगा। So in a polynomial or in a algebraic expression, this condition is always, that is, dividend is equal to divisor into quotient plus. So dividend is the value which is divided by some term or value or polynomial. So divisor is the polynomial or algebraic term or a constant by which you divide some polynomial, algebraic expression. So dividend is written inside these symbols. यानी अगर हम डिवाइड कर रहे हैं यानी भाग दे रहे हैं, तो जो अंदर लिखा जाता है वो डिविडेंड कहलाता है, जिससे भाग देते हैं वो डिवाइजर कहलाता है, जो रिजल्ट आता है वो क्वोशंट कहलाता है, जो बच जाता है वो रिमाइंडर। The remaining value is remainder, the answer is quotient, and dividend is the value which is divided by a divisor. तो ये कंडीशन हमेशा ट्रू इस केस, ठीक है, यानी अगर इससे हम ये वैल्यूज उठा के इसमें रखें तो ये इक्वेशन जो है ये हमेशा सही होगा, दैट इज डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट और, so when a dividend can be divided by a divisor, it can only be divided if the degree of the dividend is equal to or higher than the divisor. You cannot divide a dividend if it has less degree than divisor. And remainder always has lesser degree than. तो देखिए जैसा कि यहाँ पे अभी मैंने बताया कि डिविडेंड जो है उसकी जो डिग्री है यानी सबसे बड़ी घात वो हमेशा डिवाइजर से बड़ी होना चाहिए या कम से कम उसके बराबर हो, और रिमाइंडर की जो घात है यानी शेष की या शेषफल की वो हमेशा डिवाइजर से भी छोटी होती है। So remainder theorem is also used in this chapter. And what is remainder theorem? Let Px be any polynomial of degree greater than or equal to 1. यानी शर्त यह है कि पॉलिनोमियल जिसको डिवाइड किया जा रहा है वो ऐसा होना चाहिए कि उसकी जो डिग्री है कम से कम 1 हो, एंड लेट ए बी एनी रियल नंबर, और मान लीजिए ए कोई रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है, if px is divided by a linear polynomial x minus a, then the remainder is pa. तो अगर px जो है कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 से बड़ी या 1 है, उसको अगर x माइनस a से भाग दिया जाता है तो जो शेष बचेगा वो पी ए होगा, यानी इस पॉलिनोमियल में x की जगह अगर a रख दें तो
वो जो संख्या आएगी या वो पद जो आएगा या वो वैल्यू जो आएगी वो उसका रिमाइंडर होगा। So, as I had told you that remainder will be PA if we divide this polynomial by x minus a. So, you can theoretically prove by putting a in place of x. So, if we place a in this place, so it will be a minus a, that is 0. So, this whole term will become 0 and r will be equal to PA. And same thing can be proved by a live example like this. So I have taken Px is equal to x cube plus 6x square plus 3x plus 2 and dx is equal to x minus. So first of all, divide this polynomial by x minus. So as I have divided here, you can see x square into x is equal to x cube and x square into minus 2 is equal to minus 2x square. So we'll get the balance 8x square because 6 plus 2 is equal to 8x. Just take down this 3x. Now 8x square plus 3x is divided by x minus 2, we get 8x. 8x into x is equal to 8x square minus 8 to the 16x. So this term will be cancelled and we will get 19x plus 2. So taking 19 in the quotient, just multiply 19 to x minus 2, we get 19x minus 38. So 19x will be cancelled and the balance will be 40. So if we put 2 in place of x, the whole polynomial will become 2 cube plus 6 into 2 square plus 3 into 2 plus 2, and this will be 8. This will be 4, 6 the 24 and 3 to the 6 plus 2. So 24 plus 8, 32, 32 plus 6, 38 plus 2, 40. So in both cases, the remainder is 40. So this theorem is true. तो यहाँ पे देखिए मैंने ये एग्जांपल लिया है, ये जो थ्योरी मैंने भी आपको बताई थी कि अगर इस तरह का कोई एक्सप्रेशन है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर, यानी पी एक्स को अगर एक्स माइनस ए से हम भाग दें तो रिमाइंडर जो है वो पी ए आ जाता है। तो थ्योरेटिकल तरीका तो यह है एक्स की जगह सब जगह आप ए रख दीजिए, तो यहाँ पे पी ए हो जाएगा, यहाँ ए माइनस ए 0 हो जाएगा, तो ये एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स ये पूरा मिलके 0 हो जाएगा, यहाँ आर रह जाएगा यानी रिमाइंडर, और इधर पी ए रह जाएगा। तो थ्योरेटिकली प्रूव हो गया कि आर इज इक्वल टू पी ए। अब उसी को लाइव एग्जांपल लेके हम प्रूव कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने लिया है एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसको x माइनस 2 से भाग दिया तो ये भागफल आ गया और शेष जो आया 40 आ गया। अब यहाँ पे ये जो पॉलिनोमियल दिया था वहां पे भी x की जगह सब जगह मैंने 2 रख दिया, इसको हल किया तो ये भी 40 आ गया, तो बात प्रूव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन जो दिया था 2.3 में, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय दीज टर्म्स, तो इसमें रिमाइंडर निकालना। तो रिमाइंडर निकालने के लिए यहाँ पे देखिए मैंने दोनों मेथड लगा के आपको दिखाए हैं। एक तो ये कि x की जगह इस पूरे में हमने -1 रख दिया क्योंकि यहाँ x प्लस 1 से डिवाइड करना था, तो x प्लस 1 को आप इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इज इक्वल टू -1 आ जाएगा। यहाँ -1 रखने पे पूरा ये 0 आ गया, यानी पूरी तरह विभाजित हो जाना चाहिए था। तो यहाँ पे अब बाकायदा विभाजित किया तब भी ये 0 आया, तो दोनों में रिमाइंडर 0 आ गया। तो इस तरह से मैंने ये सारी क्वेश्चन में लगा के देखा है, तो दोनों थ्योरी से देखिए रिमाइंडर सेम आए 27/8
27 upon 8. So factors of a polynomial. The algebraic terms or algebraic expressions that are multiplied to get the polynomial are the factors of the polynomial. यानी वो पद या algebraic expression जिनको आपस में गुणा करने पर कोई polynomial मिल जाए वो उसके फैक्टर कहलाते हैं यानी गुणक कहलाते हैं. So what is factor theorem? If Px is a polynomial of degree greater than 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of Px if Pa is equal to 0. अभी हमने इससे पहले बात की थी कि Pa जो है रिमाइंडर होता है. अगर रिमाइंडर 0 होगा डिवाइड हो जाएगा. रिमाइंडर तभी नहीं बचता है जब किसी पॉलिनोमियल को किसी पद से अगर हम भाग दें तो रिमाइंडर 0 हो जाए तो ऐसे केस में वो पूर्णतः विभाजित हो जाता है. यही रिमाइंडर थ्योरम है कि अगर रिमाइंडर 0 होगा तो पूर्णतः विभाजित हो जाएगा. Now I have revised all the theories related to first three exercises. I am sure now you can solve all the three exercises, that is 2.1, 2.2 and 2.3. Now I am starting exercise 2.4. So determine which of the following polynomial has x plus 1 a factor. That means if we divide this factor to the polynomial or given polynomial, that is x cube plus x square plus x plus 1 in the first case. So if we divide this polynomial by this factor, then the remainder should be 0 if it is a factor of this polynomial. That means if x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1, then remainder should be 0. That means PA, or we can say if we represent this as Px, then P minus 1 should be 0 if it is a factor. Because if we put x plus 1 is equal to 0, x is equal to minus 1. So if we put minus 1 in place of x, we will get PA. And if PA is equal to 0, then it should be a factor of this polynomial. So as you see, I have kept the value of x is equal to minus 1 in this polynomial. This becomes 0. Therefore, P minus 1 is equal to 0. That means x plus 1 is a factor of Ps. Similarly, you can solve all the other parts of this polynomial. So, the same way I have shown these solutions. So, I think now you can solve all these polynomials. So, it may be a little bit difficult for you. So, just go through this part, that is fourth. So if we divide x plus this polynomial by x plus 1, then put x is equal to minus 1 in this whole equation or polynomial. So you will get minus 1 whole cube minus minus 1 square minus 2 plus root 2 into minus 1 plus root 2. So you will get minus 1. This will be plus 1, but outside it is negative. Therefore, it will be minus 1. And in this case, x is equal to minus 1. So minus 1 becomes positive. Therefore, we will get 2 plus under root 2. And this is again under root 2. So minus 1 becomes
माइनस टू टू से कैंसिल हो जाएगा, we'll get 2 under root 2. So remainder will be 2 under root 2. It is not a 0, therefore it will not be a factor. That means x plus 1 is not a factor of px. तो यहाँ पे देखिए सब जगह मैंने x की जगह -1 रख दिया, लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया। ये √2 प्लस √2 यानी 2 अंडर √2 बच गया है, यानी ये रिमाइंडर होगा। और अगर रिमाइंडर है दैट मीन्स ये इसका फैक्टर नहीं होगा, यानी x प्लस 1 इसका फैक्टर नहीं होगा। This is again same type of problem. They are saying use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. So we have done the same thing in the first question. You have to repeat that action. That means just put x plus 1 equal to 0. So x will be -1. Put -1 in the whole polynomial. If you get 0, then it will be a factor. So in this case, it becomes 0. Therefore, will be a factor of 2xu plus x square minus 2x minus. This is third question. Find the value of k if x minus 1 is a factor of px. And these are px. Yani these are different parts of this question. So all of them, they are asking whether these are factors of px. So just put x minus 1 equal to 0. So you will get x is equal to 1. So by putting x is equal to 1, the whole equation should be 0 if x minus 1 is a factor. That means PA should be 0. So P1 is equal to 1 square plus 1 plus k is equal to 0. So k is equal to, this becomes 1 plus 1, 2. And when you take it to the right hand side, it will be minus. That means k is equal to minus. Just solve all of them similarly. I think now you can do that. So I am leaving now this for you. If you have problem to solve these problems, देखिए मैंने एक पार्ट इसका सॉल्व करके दिखा दिया है। अगर इसी तरह आपको बाकी भी करना है, अगर आप आराम से कर लेते हैं तो कोई बात नहीं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं बाकी पार्ट्स भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। ये बाकी पार्ट्स ठीक है। तो आज मैं इतना ही रखता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ अब आगे के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे। जहाँ प्रॉब्लम आए मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प। थैंक यू। तो देखिए याद रखिएगा, अगर आप आगे भी मेरे वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको पसंद आता है वीडियो तो लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इससे फायदा उठा सके। थैंक यू।